नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज आपके लेके चलता हूं झारखंड 2002 साल 2002 की ये घटना है। ये जो घटना कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है कैलाश। आज ये 50 साल के ऊपर हैं और ट्रक ड्राइवर का काम आज भी करते हैं। ये जो कहानी घटना जो हमें भेजे हैं, खुद कैलाश जी ने भेजा है। तो सबसे पहले कैलाश जी, ये कहानी भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं और चलते हैं कैलाश जी की कहानी में और जानने की कोशिश करते हैं कि कैलाश जी के साथ में हुआ क्या था, कौन सी घटना घटी थी। दोस्तों, मेरा नाम कैलाश है। अब मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर। मुझे अच्छी तरह याद है ये घटना जब मेरे साथ में शुरुआत हुई थी। बात 2002 की है, जब मेरी उम्र लगभग 26-27 साल की रही होगी। अब मेरी शादी था ना, बहुत पहले ही हो गया था। मैं जब 23 साल में था ना, तभी मेरे पिता ने मेरी शादी करवा दिया था। लेकिन 2 साल बाद मेरी वाइफ का मौत हो चुका था, एक बीमारी की वजह से। हम लोग बहुत कोशिश किए, बड़े बड़े डॉक्टर से, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन आखिरकार वो दुनिया को छोड़ चली थी। इसके बाद मैं अपनी अब वाइफ को भूल ही नहीं पाया। मुझे लगता था कि मेरी वाइफ मरी नहीं है, मेरे आसपास में कहीं खड़ी है, मुझे देख रही है। हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। अब मैं तो जब भी ट्रक ड्राइवरी करके 3 दिन में 4 दिन में जब घर जाता था ना, मेरा घर से अब बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता था। मैं पत्नी को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी कि मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर था और हमारा रोजी रोटी इसी काम से चलता था। मजबूरी बस मुझे अब ट्रक ड्राइवरी करना पड़ता था। इतना हम दोनों में प्यार था। अब पत्नी के गुजरने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मैं किसी के आगे अब दिखावा नहीं करता था, मेरे आंख से आंसू नहीं निकलते थे। जो आंसू था ना, मैं अंदर ही अंदर पीता था, अंदर ही अंदर घुटता था। और हमारे परिवार वाले अब बिल्कुल समझाते थे कि बेटा, जो होना है हो चुका है, चलो आप जैसा है भगवान की मर्जी। आप 2 साल के बीतने के बाद में घर वालों ने कोशिश किया कि बेटा, एक रिश्ता आ रहा है, कहो तो हम बात करें। लेकिन मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि मैं अब शादी करना ही नहीं चाहता था। घर वालों ने हम पर जोर नहीं डाला, कहने लगे बेटा अब शांत मन कर लो, सोचो विचारो, इसके बाद में तुम फैसला करना। वो अपनी जगह पर भी ठीक थे। और उसमें हमारे जो ससुराल वाले थे ना, वो रिश्ता वही लेके आए थे। उनका कोई जानने वाला अब परिवार था। अब ससुराल वालों की सहमति थी, परिवार की सहमति थी, लेकिन मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था कि नहीं, मैं अपने पत्नी के अलावा और किसी के साथ मैं रिश्ता बना नहीं सकूंगा। इतना मोहब्बत था, इतना प्यार था हम दोनों में। अब मुझे तो आज भी नहीं लगता था कि मेरी पत्नी गुजर चुकी है। लेकिन इस गम में मैं अब थोड़ा गलत दिशा में पकड़ लिया था। मैं नशे की ओर बढ़ चुका था। अब तो मैं घर जाता भी नहीं था। घर किसके ले जाऊं? मैं महीना दिन 15 दिन अब अपना ट्रक चलाता रहता था। अगर मेरे पास में कोई काम ना रहना तो मैं कहीं ट्रांसपोर्ट के ऑफिस के आगे, कहीं रोड साइड पर अपना ट्रक लगा करके इंतज़ार करता था। घर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी, ऐसा मेरा मन हो चुका था। और ऊपर से मैं नशे का अब आदी भी बन चुका था। शाम होते ही सर भारी होने लगता, मन व्याकुल होने लगता, पत्नी की याद सताने लगती। जैसा लग रहा कि पत्नी मेरे आसपास में खड़ी और मुझे देख रही हो। इसके बाद मैं अपने आप पर कंट्रोल रख ही नहीं पाता था। दारू की बोतल खोल करके अब मैं पीने के लिए बैठ जाता था। अब वो लंबा ही मैं पीता था, पूरी बोतल में डकार जाता था। इसके बाद मैं मस्त सो जाता, सब कुछ भूल भाल करके। लेकिन मुझे सपना जो आता था ना, ऐसा लगता था कि मैं अपने घर के बिस्तर पर हूँ, मेरी पत्नी मेरा सेवा कर रही है, मुझे पानी पिला रही है। अब जो भी होता था सेवा सत्कार वैसे ही जिसे घर में किया जाता है, अब वैसे ही कर रही है।
जब मेरी आँख खुलती ना दोपहर आधी रात में, जब मुझे प्यास लगता तब मैं उठता तब मैं भौचक्का रह जाता कि ये तो मेरा घर नहीं है, मैं तो बाहर रोड पर हूँ, मैं ट्रक के अंदर सो रहा हूँ और पत्नी मेरी कहाँ गई। तब मुझे याद आता था कि अरे मेरी पत्नी तो अब 2 साल गुजरे हुए होगा। लेकिन मैं जो ख्वाब देखता था ना, लगता ही नहीं था कि मेरी पत्नी गुजर गई है, मेरे से दूर चली गई है। जब मैं ज़्यादा पी लेता था ना तो वो ख्वाब जरूर आता था, जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ ही हूँ। ये सिलसिला एक रात नहीं चलता रहता था, बीच बीच में अब वो ख्वाब मुझे नहीं आता था, लेकिन हाँ 2-3 दिन पर वो ख्वाब मुझे ज़रूर आता था कि मैं अपने घर के अंदर हूँ, अपने पत्नी के साथ में हूँ। खैर ऐसा ही सफ़र था हमारा बाहर का। अब मैं अपना घर तो बहुत मुश्किल से जाता था। मैं ऐसे ही अब उत्तराखंड के सफ़र पर था। उत्तराखंड में मैं माल तो डाल दिया था, लेकिन अब वहाँ से माल अब मुझे झारखंड साइड का मिल नहीं रहा था। अब मुझे अपना झारखंड जाना था, बहुत दिन हो गया था मुझे गांव गए हुए। परिवार को पैसे भी चाहिए था, पैसे से मुझे मदद भी करना था। अगर मैं पैसा ना दूं तो घर गृहस्थी चल नहीं पाए, सब लोग मेरे पर आश्रित थे। तो मैं उत्तराखंड में एक जगह पर जहाँ पार्किंग थी और वहाँ मैं अपना ट्रक लगा दिया था। दिन में वहाँ बहुत सारा ट्रक लगते थे क्योंकि बगल में ट्रांसपोर्ट का ऑफिस था, लेकिन शाम होते ही वो लोकल ट्रक होते थे या वो चले जाते थे। उस स्थान पर मेरा ही ट्रक खड़ा था, जिस रात की बात मैं बता रहा हूँ। अब वहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर मेन रोड पर ढाबा था, जहाँ मैं खाना खाने का अब जा रहा था। अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं ढाबे पर पहुँचा था ना तो 9 बज रहा था, लेकिन मैं खाना होटल में खाने वाला नहीं था। मैं खाना पैक करा करके मैं अपने ट्रक के पास, वहाँ पर बेंच वगैरह सीमेंट की लगी हुई थी, और वहाँ उसी बेंच पर मैं अब दरी बिछा करके और रात में सोता भी था। ट्रक में घुटन होती थी। अब मैं वही सोचा था कि खाना वाना बना पैक करा करके चलूँ और अपने ट्रक के पास ही आराम से खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। वही किया मैंने। खाना पैक करा करके अब मैं अपने ट्रक के पास आ गया था, दारू की बोतल निकाल करके, और उसी बेंच पर अब मैं अपना खाने पीने लगा। कब तक मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं नशे के अंदर अब हो चुका था, मुझे एहसास हो रहा था। अब मैं सारा सामान धीरे धीरे करके रख दिया ट्रक के अंदर, जो भी कीमती सामान था पैक कर दिया। जो भी कीमती सामान था मैं अपना ट्रक के अंदर रख दिया था। अब फिर निश्चित होकर के, नशे में तो था ही, उसी बेंच पर, पत्थर वाले बेंच पर मैं सो गया था। अब मुझे होश नहीं था कि मैं हूँ कहाँ पर। अब नींद में आ चुका था। आखिरकार अब लेट नाइट हो चुका था, आधी रात अब वो हो चुका था। अब मैं अब नशे में, वो भी गहरी नींद में, उसी बेंच पर सो रहा था। जब मुझे कोई उठाने लगा ना, तब मेरी आँख खुली। जब आँख खुली ना तो मैं देख करके बहुत चक्का सा रह गया था। मेरे सामने एक बुजुर्ग, अब करीब 50-55 साल का उस टाइम में मेरे सामने खड़ा था। सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी वड़ी बढ़ी हुई थी, और उसके साथ में एक कम से कम 22-23 साल का जवान लड़की खड़ी थी, और दोनों मुझे उठा रहे थे। जब मैं देखा कि अरे भाई तुम मुझे क्यों उठा रही हो, मैं तो आराम से सो रहा हूँ। कई पल तो मैं बोल ही नहीं पाया था, बस देखते रह गया कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन वो मेरा ख्वाब नहीं था, रियल टाइम में सब चल रहा था। मैं आंखें खोलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन सही ढंग से खोल नहीं पा रहा था। लेकिन जितना देखा था वो मुझे याद है। वो बुजुर्ग व्यक्ति मुझे उठा रहा था, वो लड़की भी मुझे उठाने की कोशिश कर रही है, उठो उठो, हमारे साथ में चलो, हमारे साथ में चलो। मैं पूछना चाहता कि भाई आप लोग के साथ में क्यों जाऊं? आप लोग कौन हैं? मैं ना आपको जानता हूं और ना पहचानता हूं, तो क्यों जाऊं अपना ट्रक छोड़ कर यहाँ से? लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी मेरे बिल्कुल पास में आ गया, मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, और तब वो मेरे सर पर हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रखा ना, मेरा शरीर में झंझनाहट सी होने लगी थी। और इसके बाद
ऐसा लगने लगा कि मेरा शरीर बहुत ही हल्का हो चुका है। आज जो मेरी नशा है ना, वो बिल्कुल उतर चुका है। इसके बाद मैंने आंखें खोल दिया, लेकिन मैं अपने आप ही में नहीं था। मुझे तो याद है सब कुछ, मैं सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन कंट्रोल मेरे ऊपर में अपना खुद का नहीं था। वो बुजुर्ग व्यक्ति अब मुझे आदेश दे रहा था, तुम यहाँ से उठो और हमारे साथ चलो। लड़की भी कह रही थी, देर मत करो, चलो हमारे साथ में। अब मैं अपना कंट्रोल तो खो चुका था। उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरे साथ में क्या जादू किया था, उस लड़की ने क्या किया था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। एक तरह से मैं अपना ट्रक वहीं छोड़ करके, अपना बिस्तर वहीं छोड़ करके और उस बुजुर्ग व्यक्ति और उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा था। और वो मुझे अब जंगल के रास्ते में लेके जा रहे थे। अब झाड़ियाँ थी, जंगल स्टार्ट हो चुका था। अब मेरे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि मैं इनके साथ में क्यों जा रहा हूँ, ये लोग कौन हैं, अब मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये मेरा ख्वाब नहीं था, बिल्कुल ख्वाब नहीं था। एक झाड़ी मेरे बाजू से टकराई, अब मुझे दर्द का एहसास भी हुआ। तब तक हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके थे। आज जब मैं देखा तो आगे में रोशनी नज़र आ रही थी। अब एक वहाँ सा एक छोटा सा कुटिया मुझे नज़र आ रहा था, और वो रोशनी उसी के अंदर से अब मुझे चमकती हुई दिखाई दे रही थी। अब मैं उनके साथ उस कुटिया के पास पहुंच गया। दोनों लोग अब झोपड़ी के अंदर तो समा गए थे, अब मैं बाहर ही खड़ा रह गया। शायद वो मुझे मना कर दिए थे कि आप यहीं रुको, तुम यहीं पर रुको। वो लोग अंदर गए, ना जाने आपस में क्या बात करते रहे। अब फिर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था ना, अब वो हमारे पास आ गया। अब कहने लगा, तुम जाओ अंदर, तुम अंदर जाओ। इसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति मुझे ज़बरदस्ती उस कमरे के अंदर, उस झोपड़ी के अंदर धकेल दिया था। अब मैं तो अपना कंट्रोल खो चुका था। जैसे ही मैं अंदर गया ना, रोशनी अंदर जल रही थी, उजाला था। मैं उस जवान लड़की को देखा जिसकी अब शक्ल अच्छी उस टाइम दिखाई दे रही थी। बाल लंबे लंबे थे, और वो एक चारपाई पर बैठी हुई थी, मेरी तरफ घूर के देख रही थी। मैं उसकी तरफ देख करके मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन सा मायाजाल में फंस गया हूँ, ये लोग मेरे साथ में करने क्या करने वाले हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अचानक वो लड़की कड़कती ही आवाज़ में जैसे मुझे आदेश दिया, आओ मेरे पास में, बिल्कुल मेरे पास में बैठो। मैं आदेश का पालन किया और उसके साथ में बैठ गया था। वो लड़की मुस्कुरा मुस्कुरा करके मेरी तरफ देखती रही और मेरे सर के बालों को जैसे सहलाती रही। मुझे कब क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। कैसे मैं बेहोश हो गया था, कब मेरे साथ में उस लड़की ने क्या किया, कुछ भी याद नहीं। जब मैं अपनी आँख खोलता हूँ ना, तो मैं फर्श पर पड़ा हुआ हूँ और वो लड़की उस कमरे के अंदर में नहीं है। जब मैं उठ करके अब एक तरह से देखता हूँ आसपास में कि अब ये लड़की कहाँ गई, मैं फर्श पर कैसे पड़ा हुआ हूँ। अब मेरे जो ऊपर का कपड़ा था ना, एक तरह से अब था ही नहीं। मैं सिर्फ पैंट पहने हुआ था, शर्ट मेरा और बनियान गायब हो चुकी थी। गायब क्या हुई थी, बस आजू बाजू में कहीं रखी हुई थी। अब मेरे पेट से लेकर के मेरे सर तक लाल जैसे कोई चीज़ का जैसे पेंट कर दिया गया हो। पूरा पेट, पीठ, बाजू सब लाल रंग में नहाया हुआ था। जब मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, समझ तो बहुत रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि मेरे साथ में अब ना जाने क्या हो रहा है, लेकिन कंट्रोल मेरा नहीं था ना, इसलिए मैं कोई फैसला ले नहीं पा रहा था। आखिरकार मैं अब सब कुछ समझते हुए और उसी जगह पर हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, और तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति अब अंदर आ गया। अब मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, अरे तुम होश में आ गए। और वो लड़की को आवाज़ लगाता है कोई नाम दे करके, और वो लड़की अब जैसे अंदर आती है, वो बुजुर्ग व्यक्ति उस पर एक तरह से डांट डपट करने लगता है। देखो ये होश में आ गया है, तुम्हारी वजह से ये होश में आया है, इसको होश में तो आना नहीं चाहिए था, ये तो सुबह से पहले बिल्कुल होश में नहीं आता। अब देखो सब कुछ किया धरा बर्बाद हो गया है,
अब सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। लड़की सहम जाती है और वो अपना सर झुका देती है। बूढ़ा उस पर रोब झाड़ता रहता है, उसको धमकाता रहता है कि अब तुम नए सिरे से इसको सब कुछ करो, इसको बेहोश करो, ये सुबह से पहले होश में आना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा सारा काम व्यर्थ हो जाएगा। लड़की उस बूढ़े के आदेश के बाद डर जाती है। अब बूढ़ा उस झोपड़ी से बाहर निकल जाता है और लड़की मेरे पास समीप आकर के अब फिर मेरे सर के बालों से खेलने लगती है। अब जैसे जैसे मेरे बालों के सहला रही थी ना, मुझे लग रहा था कि मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ, हवा में उड़ता जा रहा हूँ। हाँ, कुछ टाइम जरूर लगा था मुझे बेहोश होने में, और इसके बाद मुझे होश नहीं था। जब मेरी सुबह आँख खुलती है ना, अपने आप को जंगल के अंदर में पाता हूँ। मेरे जैसा मेरा शरीर था अब वैसे के वैसे था, उसमें रंग लगा हुआ था, ना जाने क्या पोता हुआ था लाल रंग का। अब मेरा जो बाजू था ना, वहाँ पर एक निशान भी था जिसमें जख्म हुआ पड़ा था। दर्द का एहसास हो रहा था, टीस मार रहा था। अब मैं अपनी हालत देख करके एकदम चौंक गया था। अब तो मैं पूरी होश में आ गया था, मैं अपना कंट्रोल पा लिया था। अब मैं इतना डर चुका था अब सुबह होने के बाद भी कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। सब कुछ मुझे याद था कि ये बुजुर्ग और उसके साथ में एक जवान लड़की मुझे ले करके जंगल के अंदर में आए थे। एक झोपड़ी थी जिसमें रोशनी था। अब फिर वो लोग दोनों लोग झोपड़ी के अंदर गए। अब फिर बुजुर्ग वहाँ से चला गया था, मुझे धक्का दे करके तुम अंदर जाओ, और सब कुछ मुझे अच्छी तरह से याद था। और इसके बाद मैं बहुत सहम चुका था। अब मैं आसपास में देखने लगा तो बगल में ही मेरा शर्ट और बनियान जो भी कपड़ा था मुझे मिल चुका था। लेकिन शरीर जो था ना, आधा शरीर मेरा लाल रंग से जैसे पेंट किया हुआ, जैसे सिंदूर लगाया हुआ लाल रंग का कोई पदार्थ मेरे शरीर पर पूरा तरह से पेंट किया हुआ। सर से अब पूरा शरीर अब पैर का हिस्सा छोड़ करके लाल रंग में नहा चुका था। मैं उस जंगल से निकल करके जल्दी जल्दी भागा। डर के मारे मेरी हालत खराब हो चुकी थी कि ये मेरे साथ में क्या हुआ, ये कौन लोग थे, क्या ये बाप बेटी थे, क्या मेरे ऊपर में कोई जादू टोना किया है, क्या किया है, आइए मेरे हाथ पर कट का निशान क्यों है, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सीधा अब जंगल से पार करते करते रास्ता से जरूर भटक गया था, लेकिन मैं मेन रोड पर निकल गया था। मेन रोड पर निकलने के बाद मुझे दिशा का अनुमान चल गया था कि मेरा ट्रक किस साइड में खड़ा है। अब मैं भागता हुआ एक तरह से, अब जो सुबह में लोग आ रहे थे जा रहे थे मेरी तरफ देख रहे थे कि ये कौन सा इंसान है भाई जो आधा लाल रंग में रंगा हुआ है, अब भागता जा रहा है। आखिरकार मैं अपने ट्रक के पास पहुंच गया और वहां पर जाकर के पहले मैंने, अब वहां पानी था, व्यवस्था था नहाने का, अब मैं वहां नहाया जी भर कर, जो भी रंग पेंट था सब कुछ छुड़ा दिया था। लेकिन जो घाव था ना वो मुझे टीस मार रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि सब मेरे साथ में कौन किया है और वो लोग अब कहाँ हैं, वो मुझे नज़र क्यों नहीं आए। आखिरकार मैं उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया था कि ये जगह वाकई ठीक नहीं है। यहाँ रात मेरे साथ में अब ये हुआ, आज की रात पता नहीं क्या हो, और अभी तो हमें 3 दिन इस जगह पर रुकना था, इसके बाद मुझे माल मिलना था झारखंड साइड का। आखिरकार मैं पता किया, नहा धोने के बाद में उस ढाबा पहुंचा कि भाई अपना इस जगह से मैं ट्रक कहाँ पार्किंग सुरक्षित कर सकता हूँ। और तब ढाबे ने बताया कि यहाँ से कम 3 किलोमीटर आगे जाओ और एक जगह मिल जाएगा पेट्रोल पंप। वो पेट्रोल पंप तो बंद पड़ा है, लेकिन उसके आगे में थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर अब कई लोग अपना ट्रक पार्क करते हैं। वहाँ हैंडपम्प भी है, पानी का सुविधा भी है और बिजली भी है। इसके बाद मैं अपना ट्रक लेकर के उसी जगह पर पहुँच गया था। हाँ, वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे सुकून महसूस हुआ। उस जगह को मैं पीछे छोड़ आया था। और कमाल की बात थी, जो पत्नी मुझे ख्वाब में दिखती थी उस रात मेरे ख्वाब में आई नहीं, वो कहाँ चल गई थी। अब तो मुझे एहसास भी नहीं हो रहा था कि मेरे साथ में वो है। ऐसे तो मुझे एहसास होता था कि वो मुझे बराबर देख रही है, मेरे चिंता कर रही है, लेकिन उस रात कहाँ गई थी। मैं एक तरह से अकेले में बैठ कर के
रो रहा था, अपने पत्नी को याद करके रो रहा था कि तुम अगर मेरी रक्षा करती तो मेरे साथ में ये जो हुआ है बिल्कुल नहीं होता है। अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो दोनों लोग ने, उस जवान लड़की ने मेरे साथ में किया क्या है। ये रंग पेंट ये सब क्या हुआ था। मेरे अब हाथ पर जो कट का निशान है ये लड़की ने किया था, ये क्यों किया था। वाकई में पूरा दिन समझने में लगा दिया था, लेकिन कुछ भी मुझे अब पता नहीं चल रहा था। आखिरकार शाम हो गई थी। अब मुझे अब नशा की ज़रूरत थी। मैं बहुत अंदर घबराया हुआ था, डरा हुआ था, और आखिरकार बोतल लेकर के 8 बजे के आसपास मैं बैठ गया था। ढाबा से कुछ खाना लाया था हल्का फुल्का, इसके बाद आराम से अपना दारू का सेवन करने लगा था। जैसे ही दारू अंदर गया ना, डर बिल्कुल गायब हो गया था। इसके बाद मैं पिता ही गया। अब मैं आधे से अधिक बोतल को ख़त्म कर दिया था। तब तक रात को 9 बज चुका था। अब उस एरिया में अब सुनसान हो चुका था। अब जो भी वहाँ पर ट्रक पार्किंग करते थे वो भी अपना चले गए थे। मैं ही इकलौता बचा हुआ था। अचानक जो पेट्रोल पंप था जो बंद हुआ पड़ा था, और वहाँ जो रोशनी निकल रही थी, शायद बिजली चली गई थी। अब फिर अंधेरा हो गया था। मैं तो नीचे ही अपना दरी बिछा करके ये सब प्रोग्राम कर रहा था खाने पीने का। वाकई में मुझे दारू पीने के बाद डर बिल्कुल नहीं लगा था, हौसला बढ़ चुका था। अब मैं खाना पीना ख़त्म कर चुका था, और लेकिन अभी आधी बोतल पड़ी थी। अब मैं सोचा चलो बाद में देखेंगे, और वो सब चीज़ों को मैं ले जा करके ट्रक में रख दिया। और फिर उसी दरी पर आकर के अब मैं सोचने लगा, मैं अपने पत्नी को याद करने लगा। इसके बाद जैसे मैं नींद में आ चुका था, कुछ टाइम के लिए हल्का सा आंख लग गई थी दरी पर लेटते ही। तब मुझे वही रात वाला एहसास हुआ कि मुझे कोई जगा रहा है, लेकिन आज मैं पूरा नशे में नहीं था। जैसे ही आँख खोलता हूँ ना, वही दोनों लोग दिखाई देते हैं, वो बुजुर्ग और वो लड़की, और वो मुझे जगा रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ ना, साफ मुझे नज़र आता है आज मेरे पर नशा हावी नहीं था। मैं नशा पर कंट्रोल किया हुआ था। आज ज़्यादा अभी टाइम भी नहीं हुआ होगा, 10 के आसपास बज रहा था, लेकिन उस जगह पर बहुत अंधेरा था। जैसे ही मैंने उनको देख लिया था कि अरे वो तो रात वाले हैं, ये लड़की भी वही है और ये बुजुर्ग भी यही है। मैं एक तरह से पूछने लगा, तुम मेरे पास में क्यों आए हो, और तुमने मेरे साथ में रात में किया क्या था। वो बुजुर्ग जो था ना, अपनी जो साथ में लड़की थी, जवान लड़की, और उसको कुछ अलग भाषा में कुछ बताने लगा था। और वो जो लड़की थी ना, मेरे पास में आ गई, मुस्कुरा रही थी, अपना आधा दिखा रही थी, जैसे उसका आधा के जाल में मैं फंस जाऊंगा। लेकिन मैं सब कुछ समझ गया था, ये लोग कोई जीते जागते इंसान तो नहीं लग रहे। ये वो अगर होंगे भी तो कोई जादूगर होंगे, कोई जादू टोना करने वाले हैं। मुझे अभी तक यही महसूस हो रहा था। हाँ, मैं उनसे झगड़ा कर रहा था कि आप लोग यहाँ से जाओ, आप लोग जाओ। हाँ, लेकिन वो लोग उस जगह से हिल नहीं रहे थे। बार बार वो बूढ़ा कह रहा था कि मेरे साथ में चलो, मेरे साथ में चलो। लेकिन आज मैं अपना कंट्रोल अपने हाथ में मेरे पास में था। मैं इतना नशे के में टून नहीं था कि मैं अपने आप को भूल जाऊं। आज उनकी जो जादू था मेरे ऊपर, उसका असर भी नहीं हो रहा था। वो बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ फेरने की कोशिश किया, मैं उसका हाथ झटक दिया। उस लड़की ने आकर के मेरे ऊपर अब सर को सहलाने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसका भी हाथ झटक दिया था। वो आपस में दोनों बुदबुदा रहे थे, ना जाने कौन सी भाषा में बात कर रहे थे। और अचानक एक हलचल सी वहाँ पर अब होने लगी। बगल का पेड़ था ना, वो जोर जोर से हिलने लगा था। जैसे ही जोर जोर से पेड़ हिलने लगा ना, अब दोनों लोग, वो जो लड़की और वो बुजुर्ग थे, उस पेड़ की तरफ देखने लगे। जैसे ही देखने लगे ना, एक सरसराहट सी महसूस हुई, और उसके बाद पेड़ से जैसे कोई नीचे उतरा हो। मैं कुछ नहीं देख पा रहा था, मुझे बस एहसास थी कि हाँ, आवाज़ तो जरूर सुनाई पड़ी है, लेकिन कौन था। अब क्योंकि वहाँ पर उस एरिया में बंदर वगैरह काफ़ी थे, मुझे लगा कि बंदर ही होंगे। ये दोनों लोग अब जैसे डर चुके हैं। वो सरसराहट आने के बाद मैं देख रहा हूँ
कि एक धुंधला सा साया, अब इतना धुंधला था कि मैं उसको साफ नहीं देख पा रहा था, जब मेरे नज़दीक आया और तब मैं एहसास हुआ कि वो धुंधला साया अब कोई पुरुष का नहीं, किसी स्त्री का है। उसके लंबे लंबे बाल अब धुंधला होने के कारण तब भी मैं पहचान पा रहा था। वो हिल रहा था, जैसे हवा चलने के बाद बाल लहराता है, और वैसे मुझे एहसास हो रहा था। जब बूढ़ा आदमी चीखने लगा और उसके साथ में जवान लड़की चीखने लगी, और तब मैं देख रहा हूँ कि वो जो धुंधला साया औरत का था, अब दोनों का गला पकड़ के हवा में उठा रखा था, और दोनों हवा में लटके लटके छटपटा रहे थे। अब वो क्षमा यातना कर रहे थे कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, हम लोग जा रहे हैं, अब इससे हम दूर रहेंगे, इसके पास बिल्कुल नहीं आएंगे। और तब जाकर के वो साया उन लोगों को दूर फेंक दिया था। उस साया को मैं समझ नहीं पाया था, मैं पहचान ही नहीं सका कि साया किसका है। हाँ, इतना तो मैं ज़रूर एहसास कर चुका था कि साया किसी औरत का है, लेकिन औरत कौन थी और उस टाइम में मेरे साथ अब ये मदद करने के लिए क्यों आई थी। और वो दोनों लोग देखते ही देखते अब उस जगह से अब जा चुके थे, अंधेरे में गुम हो चुके थे। आखिरकार मैं अपने आप को असुरक्षित समझने लगा था, मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे लगा कि नहीं, इस जगह पर हमें रहना नहीं चाहिए, हमें कहीं और जाकर के किसी ढाबे के पास पार्किंग करके रहना चाहिए, रात हमें वहीं बिताना चाहिए। ये जगह अब बिल्कुल भयानक हो चुका है रात के टाइम में। अब बिजली अभी भी नहीं थी। डरते डरते मैं अपने ट्रक में सवार हुआ। अब मैं सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा मेरे साथ में। कल भी हुआ था और आज भी दोनों लोग आ गए थे, मुझसे क्या चाहते थे, ऐसा कौन सा काम मेरे साथ में कर रहे थे आज जो मुझे लेके जाने वाले थे। लेकिन आज मैं अपना कंट्रोल बिल्कुल नहीं खोया था। आखिरकार मैं ट्रक स्टार्ट करके अब वापसी चल पड़ा था। जिस ढाबा पर मैं खाना पैक कराया था और उसी ढाबे के पास एक छोटी सी जगह थी, जैसे तैसे करके अब मैं ट्रक को खड़ा कर दिया था। हालांकि ढाबा वाला मना कर रहा था कि भैया इस जगह पर ट्रक मत लगाइए, हमारी दुकानदारी का टाइम है। तब मैं हाथ जोड़ते कहने लगा कि कम से कम आज की रात मुझे यहाँ रहने दो, कल मैं चला जाऊँगा। बड़ी गुजारिश के बाद वो मुझे अब खड़ा होने की अनुमति दिया। अब फिर मैं बाहर नहीं अपने ट्रक के अंदर में जा लेटा था। जैसे ही लेटा ना, दिमाग में वही सब चीज़ चलने लगी। आखिर ये लोग कौन थे, ये आज की रात मेरे पास में क्यों आए थे, क्या ये मेरे साथ में कर रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कब मुझे नींद आ गई मुझे एहसास भी नहीं हुआ। इसके बाद मैं जो ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ इसी ट्रक में हूँ। मेरी पत्नी मेरे को घूर रही है और वो उसकी आंखें चिंता में डूबी हुई है और कुछ बोल नहीं रही है। तब मैं उससे बोलता हूँ कि तुम अब यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हें तो घर में रहना चाहिए। अभी तक मैं यही समझ रहा था कि मेरी पत्नी मरी नहीं है। तब मेरी पत्नी अब एक तरह से मुझे अब बोलती है, समझाती है कि देखो जी, इस तरह तुम्हें अब सुनसान जगह पर रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा खेल होने वाला था। अगर आज की रात तुम उन दोनों के साथ चले जाते ना, तो हमेशा के लिए अपनी जान को गंवा बैठते। वो लोग तुम्हारी आत्मा को अब एक तरह से कैद कर लेते। इसके बाद जो चाहते वो तुमसे करवाते। मैं एकदम जैसे लग रहा था मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी है और सब कुछ समझा रही है। मैं कहने लगा कि आखिर वो कौन थे और मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे थे। वो कहने लगे कि आप भूल जाओ इस चीज़ को, अच्छा हुआ तुम उस जगह से अब इस जगह पर आ गए हो, लेकिन ये जगह अभी भी सुरक्षित नहीं है। जितना जल्दी कोशिश करो कि इस एरिया से निकल जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित है ही नहीं। अब मैं अपनी पत्नी को देख रहा था, मन में ख्याल चल रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी मर चुकी है। मुझे तो अभी भी एहसास था कि मेरी पत्नी जिंदा है, मेरे घर पर है। अब बार बार मैं उससे पूछ रहा था कि तुम मेरे ट्रक में कैसे आ गए। तब वो मुस्कुरा के कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हमेशा तुम्हारे फिक्र करती हूँ, तुम्हारी चिंता करती हूँ, जहाँ तुम जाते हो मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। तब मैं बोल पड़ा कि अगर तुम
कल की रात कहाँ थी जब ये मेरे साथ में हादसा हुआ था। और तब वो कहने लगी कि मैं कहीं गुम हो गई थी, मुझे आने में बहुत टाइम लग गया था और तब तक तुम्हारे साथ वो सब हो चुका था। लेकिन देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम इस एरिया को अब छोड़ दो। तुम्हारे साथ वो पहला प्रयोग कर चुके हैं और आखिरकार दूसरा प्रयोग करेंगे ना तो तुम्हारी आत्मा निकाल लेंगे। वो ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही हैं वो, तुम्हारी आत्मा को अब कैद करना चाहते हैं। इसके बाद मेरी झट से आँख खुल गई थी। आँख खुली ना तो मैं ट्रक में अकेला ही अब अपने पीछे वाली बेंच पर सोया हुआ था। मेरी पत्नी वहाँ पर नहीं थी। जैसे लग रहा था कि सब कुछ मेरे सामने में हुआ है। मेरी पत्नी बिल्कुल मेरे समीप बैठी हुई और जैसे मेरे से बात कर रही हो। मेरी नींद खुल चुकी थी और तब मैं देखा कि सुबह का 3 बज रहा है। उसी समय मैं देर नहीं किया और अपनी ट्रक स्टार्ट करके मैं बोला बस हो चुका, अब मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं है। मैं किसी दूसरे शहर में, पास के शहर में चला जाऊँगा और वहाँ से कोई माल लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस एरिया में मुझे वाकई खतरा है, जैसा मेरी पत्नी ने बताया था। वही किया और मैं अब पास के दूसरे शहर में पहुँच गया था। रास्ते भर सोचता रहा कि अगर मेरी पत्नी इतनी चिंता करती है, इतनी सब कुछ करती है, तो मुझे दिखती क्यों नहीं है, सामना क्यों नहीं होता है। और तब मुझे एहसास हो गया कि नहीं, वो तो मर चुकी है। अब मरने के बाद लोग दिखाई थोड़ी देते हैं। हाँ, अब मेरा बचाव करती है, मेरी फिक्र करती है। जब मैं कोई संकट में होता हूँ तब वो आ जाती है, सपने के अंदर में सब कुछ बताती है। वाकई में अगर वो सपना मैं नहीं देखता उस रात को, तो मैं उसी जगह पर रहता और हो सकता है कि मेरे साथ में कुछ अनर्थ भी हो जाता। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे आगाह कर दिया था कि ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, यहाँ पर खतरा हर तरफ से तुम्हारे ऊपर में मंडरा रहा है, क्योंकि तुम पर पहला प्रयोग हो चुका है। बस दूसरा बार तुम उन लोगों के अब शिकार बन गए तो जिंदा लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को। और फिर हम मिलते हैं अब कल की रात एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।